तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है रे ऑप्टिक्स में वो है रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं? सबसे पहले तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये हम सबको पता है। किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो उसकी फोकल लेंथ का डबल होता है। मिरर फॉर्मूला, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मिरर की फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन जो होती है वो है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन मतलब कोई भी मिरर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितने टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है ना, कि अगर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल है तो मैग्निफिकेशन हो गई 2। तो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है -v/u। माइनस नेगेटिव ऑफ v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये सारे डिस्टेंसेस पोल से लिए जाते हैं। साइन कन्वेंशंस आपको मालूम होनी चाहिए। कोई भी मिरर या लेंस है, इस तरफ वाले डिस्टेंसेस, मिरर या लेंस से इस तरफ वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव और इस तरफ वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव। ऊपर वाली हाइट्स पॉजिटिव, नीचे वाली हाइट्स नेगेटिव। बिल्कुल मिरर के सेंटर को या लेंस के सेंटर को आप ओरिजिन मान लो और एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन ने साइन लेने हैं। ठीक। अच्छा, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है बच्चों। जैसे अगर मैं यहां पे मिरर फॉर्मूला लगाऊं तो ये मिरर फॉर्मूला हुआ, दोनों तरफ अगर मैं u से मल्टीप्लाई कर दूं, u, ठीक है, u से u कट के 1 आ जाएगा, u/v m है v/u, तो u/v क्या होगा 1/m, और साथ में यहां माइनस का साइन भी है तो -1/m। ठीक है, इसको सॉल्व करके m आएगा f/f-u। तो ये भी आपको याद रखना है। v की टर्म्स में हमने क्यों नहीं निकाला मैग्निफिकेशन? क्योंकि v अपने को पहले से थोड़ी पता होगा, हमको एक्सपेरिमेंट करके देखने की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि हमारा जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ इतनी है, तो अगर हम उस पे ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे रखेंगे तो क्या मैग्निफिकेशन मिलेगी, ये हम पहले ही चेक करना चाहते हैं, है ना, कि हमको v नहीं पता, हमको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हमको एक्चुअल में रे डायग्राम नहीं बनाना, हमको सेटअप नहीं लगाना, तो हम पहले ही चेक कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होगी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड u। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में सबसे पहले है किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c/cm। c is the velocity of light in vacuum, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड by cm। cm is the velocity of light in medium। कोई भी आपको मीडियम दे रखा है जिसमें बोला है कि उसमें लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, तो उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, सो दैट विल बी 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली 1.5 होता है, इसका मतलब है ग्लास में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, right? So this is absolute refractive index when we are comparing the speed of light in that medium to the speed of light in vacuum। but अगर हम कोई भी दो मीडिया की आपस में स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो निकालें वैक्यूम को छोड़ के, सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज रिटन एज दिस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है म्यू, तो म्यू एम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम, और म्यू नीचे 2 ऊपर 1, दिस इज रेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, so that is speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2। for example जैसे कि ये है वाटर, ठीक है, ये नीचे वाला मीडियम है वाटर और ये ऊपर वाला मीडियम है ग्लास, ठीक है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, ग्लास का है 1.5, यानी ग्लास जो है वो डेंसर है, तो रेयरर टू डेंसर लाइट जाएगी, रेयरर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ये ऐसे लाइट रे एक गई टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, राइट। ये डायग्राम आगे भी काम आएगा। तो अगर हमको कोई बोले कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो? ग्लास का निकाल रहे हो। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसमें जो लाइट की स्पीड होगी वो डिनोमिनेटर में आएगी, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसमें जो लाइट की स्पीड है वो न्यूमरेटर में आएगी। जब हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे तो न्यूमरेटर में वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो आई। तो अगर हम अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो ऊपर आएगी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसमें जो लाइट की स्पीड है वो तो डिनोमिनेटर में आएगी, ये फिक्स हो गया। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ये आपको याद रखना है। तो C1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज न्यू इंटू लैम्डा 1। अगर आपको नहीं पता है तो वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो C1 इज न्यू इंटू लैम्डा 1, C2 इज न्यू इंटू लैम्डा 2। लैम्डा चेंज हुआ, न्यू चेंज नहीं हुआ। तो जब आप C1 की जगह ये और C2 की जगह ये रखोगे तो न्यू से न्यू कटेगा, देन यू विल गेट वन मोर फॉर्मूला of refractive index of medium 2 with respect to medium 1, that is lambda 1 by lambda 2। ठीक है, समझ गए? अच्छा, also relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is absolute refractive index of medium 2 by absolute refractive index of medium 1। for example, अभी हमने पीछे ये निकाला refractive index of glass with respect to water, so refractive index of glass with respect to water is absolute refractive index of glass by absolute refractive index of water। absolute refractive index of glass मतलब refractive index of glass with respect to vacuum by refractive index of water with respect to vacuum। क्यों है ये फॉर्मूला? क्योंकि अगर मैं इनकी वैल्यू रख दूं C by Cg और C by Cw, तो C से C कटेगा, मेरे को क्या मिलेगा? Cw by Cg, है ना? तो म्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाटर CW बाय CG ही तो था, है ना? तो वहां से ये फॉर्मूला बैठ जाता है। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। क्या मतलब है? जैसे ये मीडियम है, ठीक है ना, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है I और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R। तो μ1 मतलब ये वाला मीडियम जिससे लाइट आ रही है, और μ2 मतलब 2 मतलब जिसमें जा रही है। तो μ1 इंटू साइन आई मतलब इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा मीडियम है ये? वाटर है। तो इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ, इसमें जो एंगल बन रहा है, इसमें कौन सा एंगल बन रहा है? आई, इक्वल टू इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ इसमें जो एंगल बन रहा है यानी कि आर। ये जो भी मीडियम है इसमें जो भी एंगल बन रहा है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इसका साइन ऑफ थीटा इक्वल टू दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू उसका साइन ऑफ थीटा, दैट इज स्नेल्स लॉ, राइट? अच्छा, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, कोई भी मीडियम है, जैसे ये मीडियम है वाटर, ये फिनोमिना आप 10th 12th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ चुके हो, 12th में पढ़ रहे होगे। कोई भी मीडियम है डेंसर मीडियम जैसे वाटर है, तो उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है पी पे, तो उससे जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएंगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी। हम यहां से देख रहे हैं, हमारी आंख रे की बेंडिंग पकड़ नहीं पाती, तो हमें लगेगा ये रेज यहां से आ रही है क्यू से, तो हमें ये ऑब्जेक्ट पी जो है वो क्यू पे दिखाई देगा। तो जहां पर ऑब्जेक्ट सच में होता है, एक्चुअल में होता है, उतनी डेप्थ को बोलते हैं रियल डेप्थ। असली में तो वही है ना रियल डेप्थ, और जहां दिखाई देता है यानी ये, इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। तो ये जो मीडियम है जिसके अंदर ये सब हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यार जब भी रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो दो मीडिया इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस फॉर्मूले में जो म्यू है वो किसका म्यू है। तो वो इसलिए मैं बताता चल रहा हूं कि इस फॉर्मूले में रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ वाले में जो म्यू है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज है विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम जो दूसरा वाला है, राइट? फॉर एग्जाम्पल let us say this is medium 2 and this is medium 1, ठीक है? या फिर लाइट इससे जा रही है ना, तो let's call it medium 1 and call it medium 2। तो ये 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 की टर्म्स में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर और बढ़ा देंगे
तो रियल डेप्थ तो ऑब्वियसली उतनी रहेगी, एपरेंट डेप्थ कम हो जाएगी। ये बढ़ेगा तो मतलब ये पूरा बड़ा है, बट ये तो सेम है तो ये कम हो जाएगा, यानी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में ये और ऊपर दिखेगा क्योंकि एपरेंट डेप्थ क्या हो गई, कम हो गई। ठीक। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप जानते हो कि एक रे जब डेंसर से रेरर जाती है, ये एक इंटरफेस है, नीचे वाला मीडियम डेंसर है, ऊपर वाला रेरर है, तो डेंसर से रेरर जब रे जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही है, ठीक है। और दूर लूंगा थोड़ी रे, यहां से अगर एक रे निकली यहां पे तो वो और दूर बेंड होगी। एक रे ऐसी भी तो मिलेगी जो अलोंग द इंटरफेस ही जाएगी, मतलब कॉन्सेप्ट्स का वीडियो नहीं है ये, बट कोई बात नहीं, चलो बता देते हैं, क्योंकि आई एम एज्यूमिंग कि अगर आप फॉर्मूले रिवाइज करने आए हो तो आपको कॉन्सेप्ट तो आता ही होगा, नहीं आता तो भी थोड़ा बहुत, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए। हाँ, सो जहां पर रे अलोंग द इंटरफेस चली जाती है ना, जैसे जैसे दूर होगी ये रे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है उस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसके बाद वाली जो रे होगी वो वापस इसी मीडियम में आ जाएगी, सो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स कॉल इट मीडियम 1, तो इस और इसको कहो 2, डेंसर वाला 1 रेरर वाला 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। अगर वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओ 1 और 2 कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, जिसमें क्रिटिकल एंगल बन रहा है, जिस मीडियम में क्रिटिकल एंगल बन रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, अगर सरफेस जो है वो स्फेरिकल हो, प्लेन ना हो स्फेरिकल हो, तो स्फेरिकल सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला तो यह है कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर जा रही हो, देखो जो हमारा सरफेस है स्फेरिकल, वो चाहे कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर लाइट रे रेयरर टू डेंसर जा रही है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक ग्लास का सरफेस है और लाइट रे इधर से इधर आ रही है ना, रेयरर टू डेंसर, तो वेरियस पैरामीटर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन दिस वे। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। यहां पे मैं बता देता हूं आपको कि ये क्या क्या है। μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम डेंसर वाला, μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये स्फेरिकल है ना तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, बड़ा सा कोई गोला बनाओ जिसका रेडियस है ना, रेडियस इस पूरे बड़े से गोले का कुछ रेडियस होगा, मतलब जो ये आपका सरफेस है उसका रेडियस ना, सो ये रिलेशन होता है, ठीक है। और अगर लाइट रे डेंसर टू रेरर जा रही हो, जैसे यहां से ये हमारा ग्लास है या कोई भी और मीडियम है, डेंसर टू रेरर अगर लाइट रे जा रही है तो रिलेशन ये होता है, दोनों रिलेशंस में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी है, दोनों ही रिलेशंस में, कहां जा रहा भाई, दोनों ही रिलेशंस में ये सिमिलैरिटी है कि यहां जहां 2 है यहां 1 है, जहां 1 है वहां 2 है। और याद रखना इसमें μ1 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ2 जो है उस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिसका ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस के जो दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर है, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो एक इधर से ये सर्कल कंप्लीट करा और दूसरे का इधर से ये सर्कल कंप्लीट करा, तो एक इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r1 और एक इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r2, राइट। तो जो लेंस के दोनों सरफेसेस के रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैं वो है r1 r2, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और लेंस की फोकल लेंथ है f। इन सब में जो रिलेशन है वो है ये, and this relation is called lens makers formula, this relation is called lens makers formula, समझ गए ना आप, चाहे ये कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो दोनों पे ये एप्लीकेबल है। अब ध्यान से सुनना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए r1 को पॉजिटिव रखना, r2 को नेगेटिव रखना,
देखो बच्चों, R1 R2 हम किस बेसिस पे लेते हैं? हम R1 R2 लेते हैं लाइट की डायरेक्शन के बेसिस पे। लाइट जाती है, हम ऐसा मानते हैं कि लाइट जाती है लेफ्ट टू राइट, तो लाइट की डायरेक्शन में जो सरफेस पहले पड़ता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 और जो बाद में पड़ता है उसका R2 है। अब लाइट जब ऐसे आएगी तो पहले तो ये सरफेस पड़ेगा, लेकिन ये जो सरफेस है इसका तो रेडियस इधर होगा ना, और बाद में ये वाला सरफेस पड़ेगा, लेकिन इसका जो रेडियस है वो इधर होगा। तो ये R1 है, पहले जो सरफेस पड़ रहा है उसका रेडियस R1 है, जो बाद में पड़ रहा है उसका रेडियस R2 है। तो R1 इस तरफ है तो पॉजिटिव होगा, R2 इस तरफ है तो नेगेटिव होगा। समझ गए? तो न्यूमेरिकल्स में पुट करते हुए इस बात का ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव, लेकिन कॉनकेव लेंस के लिए अब लाइट ऐसे आ रही है तो पहले ये पड़ गया और इसका रेडियस इधर है तो R1 नेगेटिव, और ये बाद में पड़ेगा तो इसका इधर है तो R2 पॉजिटिव। R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में पुट करते हुए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेव करो भाई, सेव करो। थिन लेंस फॉर्मूला 10th में पढ़ा था। जैसे मिरर फॉर्मूला है, लेंस के V, U और F के बीच का रिलेशन ये है, कॉनकेव लेंस पे लगा लो चाहे कॉन्वेक्स लेंस पे लगा लो। मैग्निफिकेशन है इसकी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसकी मैग्निफिकेशन -v/u थी, इसकी होती है +v/u। इसकी मैग्निफिकेशन के लिए भी हम वैसे ही एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं जैसे अभी मिरर के लिए बताया था, और ये फॉर्मूला आता है f/f+u, ताकि पहले से ही पता लगा ले कि मैग्निफिकेशन क्या आने वाली है एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। Power of a lens. Power is the reciprocal of focal length. Power is the ability of a lens to converge or diverge rays falling on it. मतलब अपने ऊपर गिरने वाली रेज को कोई भी लेंस कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पावर। जैसे इस पे ये रेज आई, इसने इतनी ज्यादा मोड़ दी, और एक दूसरा लेंस है जो उतनी नहीं मोड़ पाया, जो कम मोड़ पाया। ठीक है, इसने इन रेज को बहुत ज्यादा मोड़ दिया और ये कम ही मोड़ पाया, तो ये ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है? तो ऑब्वियसली जो ज्यादा मोड़ेगा उसकी जो रेज है वो बहुत पास मीट कर जाएंगी, तो फोकल लेंथ उसकी छोटी होगी, और जो कम मोड़ेगा उसकी दूर मीट करेंगी, उसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी। तो जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतनी कम पावर। यहां से हमने फॉर्मूला बनाया है कि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ऐसा यूनिट पावर की मीटर इनवर्स या डायोप्टर होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अगर बहुत सारे लेंसेज आपस में कॉन्टैक्ट में रखे हों तो पावर क्या होती है? सबकी पावर्स का सम, और P 1/f होता है तो ऑब्वियसली P की जगह 1/f रखोगे, P1 की जगह 1/f2, P2 की जगह 1/f P1 की जगह 1/f1, P2 की जगह 1/f2, तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन F का ये रिलेशन मिल जाएगा। एंड मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशंस ऑफ ऑल द लेंसेज। भाई मैग्निफिकेशन क्या है कि एक लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट की इमेज को कितने टाइम्स बड़ा करके दिखाता है। जब लेंसेज कॉम्बिनेशन में रखे होते हैं तो दूसरा वाला लेंस कैसे बनाता है इमेज? पहले वाले लेंस ने जो इमेज बनाई है उसको ऑब्जेक्ट मान के दूसरा वाला लेंस इमेज बनाता है। तो अगर पहले वाले ने ऑब्जेक्ट की इमेज को 2 गुना मैग्नीफाई किया है और दूसरे वाले की मैग्निफिकेशन 3 है, तो वो जो 2 गुना ऑलरेडी मैग्नीफाई हो गई है उसको 3 गुना मैग्नीफाई करेगा, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से कंपेयर करोगे तो इसकी इमेज 6 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगी ना। सो m1 इंटू m2। डिस्पर्शन, प्रिज्म से आप जानते हो लाइट पास होती है तो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ठीक है, इसके ऊपर काफी बढ़िया मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ये रे गई यहां से, फिर ऐसे बेंड हुई रेयर टू डेंसर, फिर ऐसे बेंड हुई डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है I2 अगर लाइट इधर से आती, बट इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ये Δ1 है, Δ2, ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जाने के बाद ऐसे बेंड हो गई, तो प्रिज्म की वजह से इसके पाथ में इतना डेविएशन आया, सो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। लेट दिस एंगल्स बी Δ1 Δ2। इन सब में क्या रिलेशन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। A प्लस डेल्टा इज I प्लस ई। I तो इसमें ये वाला हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और E इसको बोला है मैंने बिकॉज इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दूसरा रिलेशन R1 R2, दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस का जो सम है वो A के बराबर होता है, विच इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा जो होता है वो A इंटू म्यू -1 होता है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म फॉर्मूला बच्चों,
ये जब आप आई चेंज करोगे तो ये डेल्टा चेंज होगा, और ये डेल्टा सबसे कम तब होता है जब आई और ई बराबर होते हैं, ठीक है। और उस सबसे कम डेल्टा वाले को वी कॉल एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंड डेल्टा एम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्रिज्म फॉर्मूला डेल्टा एम की टर्म्स में है, ये आपके सामने है प्रिज्म फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। सारे सिंबल्स आपको पता है यहाँ पे। एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ द प्रिज्म, व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन? एंगुलर डिस्पर्शन होता है दोनों एक्सट्रीम कलर्स के बीच का डेल्टा का डिफरेंस। विबग्योर में एक छोर पे वॉयलेट है, दूसरे पे रेड है। आप जानते हो कि लाइट पास होती है प्रिज्म से, तो लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो उसमें डिस्पर्शन होता क्यों है, मतलब स्प्लिटिंग होती क्यों है? इसलिए होती है कि जो डेल्टा है यानी एंगल ऑफ डेविएशन वो म्यू पे डिपेंड करता है। और म्यू अभी पीछे आपको बताया कि म्यू जो है लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 होता है ना। इसका मतलब है कि म्यू जो है उस मीडियम में जो वेवलेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी म्यू लैम्डा पे डिपेंड करता है और डेल्टा म्यू पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली डेल्टा लैम्डा पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो जितना ज्यादा लैम्डा उतना कम म्यू और उतना ही कम डेल्टा, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा यानी रेड वो कम डेविएट होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम है यानी वॉयलेट वो ज्यादा डेविएट होगा। इसीलिए जब प्रिज्म से ये लाइट पास होती है, जैसे प्रिज्म है ना, इससे लाइट पास हुई, तो ये लाइट पास हुई तो सबसे ऊपर जानते हो कौन मिलता है? सबसे ऊपर यहां पे जो स्क्रीन पे आपको मिलता है ये होता है रेड कलर, और जो सबसे नीचे मिलता है वो होता है वॉयलेट कलर। ये है रेड, ये है वॉयलेट। तो कौन सा सबसे ज्यादा डेविएट हुआ? वॉयलेट। तो वॉयलेट का जो एंगल ऑफ डेविएशन है और रेड का जो एंगल ऑफ डेविएशन है, दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। और अभी हमने पीछे डेल्टा का ये फॉर्मूला पढ़ा तो दोनों के लिए लगा दिया, 1 से 1 कटा, तो ये भी हो सकता है एंगुलर डिस्पर्शन। डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन बाय मीन डेविएशन। तो एंगुलर डिस्पर्शन तो ये हो गया, मीन डेविएशन मतलब 7 एंगल पे डेविएशन हो रही है ना, 7 डिफरेंट एंगल्स पे, तो सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 7, दैट इज मीन डेविएशन। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो मीन डेविएशन होगी ये। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब सातों कलर्स के लिए जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ए से ए कट गया, सो दिस इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म, इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो है वो होती है 1 प्लस डी बाई एफ। D is the least distance of distinct vision which is 25 centimeter and F is the focal length of this lens which is called eyepiece। तो काफी बुक्स में इसको FE भी लिखा हुआ है, राइट। एंड इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्ट ये दिस इज द मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। Normal adjustment is when image is formed at infinity, and when the image is formed at infinity magnification is 1 plus d by fe, मतलब 1 यूनिट कम। यहां पे अगर मैग्निफिकेशन 10 है तो यहां 9 है, मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज 10 टाइम्स मैग्नीफाई होकर दिख रही है तो यहां 9 टाइम्स मैग्नीफाई होकर दिख रही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे लेक्चर बनाया हुआ, बहुत ही बढ़िया, सर्च करके देख सकते हो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर V0 बाई U0 1 प्लस D बाई FE होता है। दिस पहला वाला लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, आंख की तरफ जो होता है इसको बोलते हैं आई पीस। तो V0 बाई U0 मतलब ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ये है U0 और ये इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनी? यहां बनी, तो ये है V0, देखो यहां मार्क करे हुए हैं, ठीक है। 1 plus d by fe, d is the least distance of distinct vision, fe is the focal length of ये वाला लेंस eyepiece, राइट। भाई ये कॉम्बिनेशन में बना रहे हैं ना, दो लेंस की कॉम्बिनेशन में इमेज बन रही है, तो ऑब्वियसली जो मैग्निफिकेशन होगी वो इसकी और इसकी मैग्निफिकेशन का मल्टीपल होगी, प्रोडक्ट होगी। तो V0 बाई U0 इसकी मैग्निफिकेशन, अभी पीछे लेंस की मैग्निफिकेशन पड़ी V बाई U, तो इसके लिए V है ये, इस लेंस के लिए V है ये और U है ये, तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी? V0 बाई U0। और इसकी मैग्निफिकेशन क्या है? अभी पीछे निकाला, सिंपल माइक्रोस्कोप वाला काम ही तो कर रहा है ये, तो M1 इंटू M2 हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट में व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी,
तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए इसका फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस डी वाई एफ ई की बजाय डी वाई एफ ई हो गया था ना, तो वो यहां पे लगा दो। अच्छा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब दे रखी होती है कुछ क्वेश्चंस में, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब मतलब ये वाला लेंस और ये वाले लेंस के सेंटर का बीच का डिस्टेंस, विच इज वी नॉट प्लस यूई, है ना। ये क्या है, ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ विद रिस्पेक्ट टू आई पीस, तो वी नॉट प्लस यूई दैट विल बी द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। यूई को मैंने मॉड में इसलिए रखा है, कहीं साइन कन्वेंशन लेके यूई को नेगेटिव ले लो, है ना, और नेगेटिव लोगे तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, हमें यहां पर ये पूरी लेंथ चाहिए, तो हमें इसका मॉड्यूलस चाहिए कि अगर ये 3 है तो -3 मत ले लेना, 3 ही लेकर इसको ऐड करना। तो अगर इसलिए मॉड की टर्म्स में ये फॉर्मूला याद रखवाया तुमको, ताकि तुम नेगेटिव भी ले लो तो पॉजिटिव कर दो उसको। एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होती है -f0/fe इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, दूसरा वाला करना नहीं है हमको, ठीक है। एनसीईआरटी में यही फॉर्मूला, f0/fe, f0 इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड fe इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। डन 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 डन। तो ये, तो शुरू करते हैं बच्चों। 2 टॉपिक्स हैं मेनली जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मतलब भरमार है फॉर्मूलों की, और वो 2 टॉपिक्स हैं, एक तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। वो दोनों ही टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस के फॉर्मूलाज की। आई एम एज्यूमिंग कि ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, इस वीडियो को देखने की एक प्री रिक्वायरमेंट भी यही है कि चैप्टर आपने पढ़ा हुआ हो। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो इन फॉर्मूलों को रटने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला। तो जो बच्चे चैप्टर पढ़ चुके हैं, चाहे कच्चा पक्का उन्होंने पढ़ा हो, बट उनको आइडिया हो कि चैप्टर में क्या है, 60-70% भी अगर आपने पढ़ा है और अब आपका कोई एग्जाम है और आप फॉर्मूले रिवाइज करने आए हैं, तो तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेस्ट है, यूजफुल है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, वेव ऑप्टिक्स में वेव का आपको डब्ल्यू भी नहीं पता, तो ये वीडियो अभी बंद कर दो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जो 2 वेव्स ली, सपोज उनकी इक्वेशन है y1 = a sin ओमेगा t एंड y2 = b sin ओमेगा t + 5, यानी पहली वाली का एम्पलीट्यूड है a, दूसरी वाली का एम्पलीट्यूड है b, और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है 5, ठीक है। जब ये इंटरफेयर करेंगी तो एक नई वेव क्रिएट होगी इनकी इंटरफेरेंस से। उस वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है बच्चों, वो ये होता है। तो पहला फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है कि जो 2 वेव्स की इंटरफेरेंस से नई वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड होता है √a², यानी पहली वाली वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, प्लस b² यानी दूसरी वाली वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2ab cos 5। 5 मतलब दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस। समझ में आ गई बात? ओके, तो पहला तो फॉर्मूला अपन ने ये याद रखना है एम्पलीट्यूड निकालने का। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करते हैं बच्चों। किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो उस वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अब मान लेते हैं जो पहली वाली वेव है उसकी इंटेंसिटी है, पहली वाली जो वेव है यानी ये वाली, इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी इंटेंसिटी I2। तो हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड है, इसका B है, तो हम बोल सकते हैं I1 इज प्रोपोर्शनल टू a², I2 इज प्रोपोर्शनल टू b² एंड I इज प्रोपोर्शनल टू r²। I मतलब जो रिजल्टेंट वेव है जो इन दोनों की इंटरफेरेंस से बनी है उसकी इंटेंसिटी है I, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू r²। r मतलब जो रिजल्टेंट वेव थी उसका एम्पलीट्यूड r था, तो ऑब्वियसली I इज प्रोपोर्शनल टू r²। अच्छा, अगर मैं इधर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो लिख सकता हूं r² = a² + b² + 2ab cos 5। और यहां से देखो भाई, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप जब हटाते हो तो आप क्या लगाते हो, इक्वालिटी का साइन लगाते हो ना। तो इन तीनों फॉर्मूलों को कैसे लिखा जा सकता है, हम ये बोल सकते हैं कि I1 इज ka² एंड I2 इज kb² एंड I इज kr², है ना। तो बताओ a² की वैल्यू क्या आई, a² की वैल्यू आई I1/k, b² की वैल्यू आई I2/k, r² की वैल्यू आई I/k। तो ये a² b² और r² की जगह अगर हम ये वैल्यूज पुट कर दें, I/k, I1/k प्लस I2/k 2, और a की जगह √I1/k,
भाई साहब ए क्या आएगा, के उधर जाएगा तो रूट में आएगा ना, तो ए की जगह अंडर रूट i1 बाई के, बी की जगह अंडर रूट i2 बाई के कॉस फाई, है ना। ये हो गया के स्क्वायर, रूट के बाहर आ गया के, और मैंने उसको गलती से लिख दिया है 2, नहीं के, है ना, रूट के बाहर आ गया के कट गया। सो दिस इज द फॉर्मूला। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आई है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई कैसे डिपेंड कर रही है, इंडिविजुअल इंटेंसिटीज पे। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आई इज i1 प्लस i2, यानी पहली वेव की इंटेंसिटी प्लस दूसरी वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 कॉस फाई। समझ गए? अच्छा, मान लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से, वो भी रिजल्ट आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। मान लेते हैं कि एक ऐसा केस ले लेते हैं जिसमें दोनों वेव्स की इंटेंसिटी बराबर हो, है ना। तो उसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, देखो मान लेते हैं कि जो हमारे पास दोनों वेव्स हैं उनकी जो इंटेंसिटीज हैं i1 i2, उनको हम ले लेते हैं दोनों बराबर हैं और उसको i0 ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, i0 प्लस i0, यानी कि ये क्या बन जाएगा 2 i0 प्लस 2 अंडर रूट i0 इंटू i0 स्क्वायर, है ना, i0 इंटू i0 स्क्वायर, स्क्वायर का रूट करेंगे तो i0 बाहर आ जाएगा, और यहां पे क्या है cos फाई। अब यहां पे अगर हम यहां पे 2i0 प्लस 2i0 है ना, तो हम 2i0 कॉमन ले लें तो यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा cos फाई। क्लियर? ओके। अब 1 प्लस कॉस फाई, जिन बच्चों, अरे मच्छर तेरी ऐसी, जिन बच्चों के पास मैथ्स है, आजकल मच्छर बड़े लोग, जिन बच्चों के पास मैथ्स है उनको पता होगा कि 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है उनको भी शायद पता हो, लेकिन अगर उनको नहीं पता है तो लो पता लग गया आप, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 1 प्लस कॉस फाई की जगह वी विल राइट 1 प्लस कॉस फाई की जगह वी विल राइट 2 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 i0 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। तो समझ गए ना आप, ये 2 मेरा z लगने लगा आजकल, तो मैं थोड़ा ठीक से लिख दूँ 2। समझ गए ना आप लोग, समझ गए पक्का समझ गए। देखो अगर तो दोनों वेव्स की इंटेंसिटी डिफरेंट हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, अगर दोनों वेव्स की इंटेंसिटी सेम हो तो भी ये लगा लो, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, आप ये भी लगा सकते हो, है ना। डिफरेंट पॉइंट पे जो वेव्स आ रही हैं ए और बी से, उनमें हर जगह फेज डिफरेंस जो है वो अलग होगा, है ना। यहाँ फेज डिफरेंस कुछ और है, यहाँ फेज डिफरेंस कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और। तो ये बता रहा है कि जिस पॉइंट पे फेज डिफरेंस फाई है उस पॉइंट पे रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन आपने सुनी होगी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होता है जहां पर कि क्रस्ट पे फॉल करता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना। जैसे यहां पे अगर हम देखें, हम अपना एक डायग्राम बनाएंगे भाई, ये वाला हम किताब वाला नहीं लेंगे बना। देखो ये हमारा बन गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इसके अंदर ये आ गई है, ये आ गई इसके अंदर चाट मसाला, ये आ गया, अच्छा मैं फूड ब्लॉगिंग देख के आ रहा हूँ ना, ये आ गया इसके, नहीं सॉरी, एक सोर्स है ये S1, एक सोर्स है ये S1, ये एक सोर्स है S2, और यहां पर एक पॉइंट है P, है ना। दिस कैन बी एनी पॉइंट P, एनी जनरल पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। ये पॉइंट P यहां भी हो सकता है, यहां तो कोई भी एक पॉइंट है ये। तो सोचो यहां से कुछ वेव आ रही होगी, एक वेव यहां से कम रही होगी, आ रही होगी, 1 2 3 वेव बन गई, है ना। फिर यहां से भी कुछ आ रही होगी, 1 2 3 4 और 4.5, है ना। अब P पे एक का क्रस्ट पहुंचा, दूसरे का ट्रफ पहुंचा, तो धुम इंटेंसिटी क्या
0। पर ये पॉइंट थोड़ा अगर नीचे शिफ्ट होता तो ऐसा हो सकता था कि इसकी 3 वेव्स पहुंची, इसकी 4 वेव्स पहुंची, तो दोनों की वेव शुरू हुई, तो क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करेगा, तब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। जब क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, एक वेव ऐसे और दूसरी भी ऐसे, तो दूसरी भी ऐसे ही, तो ये दोनों एक दूसरे पे फॉल करी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जब ये एक दूसरे पे फॉल करी, क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करा, ट्रफ ट्रफ पे फॉल करा, आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो है जहां लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, जहां पर ये वाले बैंड्स बनते हैं, ब्राइट बैंड्स, ठीक है, ब्राइट बैंड्स। उसकी कंडीशन क्या है भाई, इंटेंसिटी का ये रहा फॉर्मूला, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगी जब cos फाई मैक्सिमम होगा, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और वो तब होता है जब फाई जो है वो पाई का cos थीटा 1 कहां पे होता है, देखो cos थीटा 1 कहां पे होता है, जब फाई जो है वो पाई का इवन मल्टीपल हो, है ना। कैसे, कहां पे होता है cos थीटा 1, 0 पे 1 होता है ना, फिर 90 पे 0 होता है, 180 पे -1 होता है, तो वापस 2 पाई पे 1 हो जाता है, फिर 4 पाई पे 1 हो जाता है, फिर 6 पाई पे 1 हो जाता है, एंड सो ऑन, यानी 2n पाई, और 2n पाई पे ये हमारी कंडीशन हो गई कि व्हेन फाई इज 2n पाई, जब भी यानी कि पूरी वेव छूट जाएगी भाई, फेज डिफरेंस जब 2 पाई आ गया तो मतलब पूरी वेव छूट गई, यानी कि अभी जो हमने पीछे डायग्राम बनाया था, इसकी 3 इसकी 4, या 2 वेव छूट गई, इसकी 3 इसकी 5, या 10 वेव छूट गई, इसकी 2 उसकी आगे ऊपर, बहुत ऊपर, कहीं पर ऐसा पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता, कहीं पर ऐसा पॉइंट होगा कि इसकी 4 आई हो, उसकी 6 आई हो, तो 2 का डिफरेंस हो गया, कहीं ऊपर एक ऐसा पॉइंट हो सकता है इसकी 5 आई हो, उसकी 8 आई हो, तो 3 का डिफरेंस हो गया। तो जहां 3 वेव्स का डिफरेंस हुआ वहां 6 पाई हो गया फेज डिफरेंस, जहां 2 वेव्स का हुआ वहां 4 पाई हो गया। जब भी ऐसा पॉइंट मिलेगा, क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करेगा, ट्रफ ट्रफ पे फॉल करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या है, फाई इक्वल टू 2n पाई, और पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में ये रिलेशन होता है। पाथ डिफरेंस मतलब क्या, कि यहां पे ये 3 वेव्स आई, यहां पे 1 2 3 4 4.5 वेव्स आई, लेकिन जब क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करता है तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस सॉरी, जब क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करता है, एक वेव ऐसी और दूसरी ऐसी, है ना, तो ये वाला पॉइंट कितना होता है, ये 180 का फेज डिफरेंस होता है, ठीक। तो इन दोनों वेव्स में 180 का फेज डिफरेंस है, लेकिन पाथ का भी तो कुछ डिफरेंस है, ये 3 लैम्डा है, ये 4.5 लैम्डा है, तो पाथ का डिफरेंस कितना हुआ 1.5 लैम्डा। तो जब भी फेज डिफरेंस 5 होता है और पाथ डिफरेंस x होता है, तो वो दोनों आपस में ऐसे रिलेटेड होते हैं। सिंपल सी बात है यार, जब एक यहां पे देखो ये पॉइंट है एक, ठीक है, यहां पर 1 वेव 2 वेव 3 वेव आई, इसकी 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव आई, तो फिर से क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करा, ट्रफ ट्रफ पे फॉल करा, एक पूरी वेव कम है ना इसमें, तो इनमें 2 पाई का फेज डिफरेंस है और लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है। तो यहां से हम यूनिटरी मेथड लगा के निकाल लें कि भाई जब भी 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है, लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होता है, जब भी 1 रेडियन का फेज डिफरेंस होता है, लैम्डा बाय 2 पाई का पार्ट डिफरेंस होता है, और जब भी 5 रेडियन का फेज डिफरेंस होता है, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5 पार्ट डिफरेंस होता है ना, यानी इसको हम x लिख लें। सो पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस कितना है 2n पाई, तो फेज डिफरेंस आ गया, इसको सॉल्व करके 2 पाई से 2 पाई काट के n लैम्डा, यानी कि जब भी लैम्डा पूरी एक वेव छूटेगी, तो जब वेव एक दूसरे पे फॉल करेंगी तो क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करेगा, ट्रफ ट्रफ पे फॉल करेगा, तो पार्ट डिफरेंस हो गया n लैम्डा। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करे, ट्रफ क्रस्ट पे फॉल करे, तो इंटेंसिटी होती है मिनिमम, cos फाई होता है -1, cos फाई -1 वहां होता है जहां फाई 2n 1 प्लस पाई होता है, यानी पाई के ऑड मल्टीपल्स पे, पाई पे 3 पाई पे, है ना। तो वो वाला फॉर्मूला लगा के, तो ये हो गया फेज डिफरेंस और ये हो गया पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। आर मैक्स क्या आएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या आएगा,
मैक्सिमम कब है? जब cos phi 1 है, यहां पे cos phi को 1 डाला, यहां पे cos phi को 1 डाला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा a प्लस बी। और मिनिमम कब आएगा r? जब यहां -1 डालेंगे, तो दैट इज cos phi को -1 डालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो a माइनस बी आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं, r max बाय r min की रेशियो क्या होगी? r max होगा a प्लस बी, है ना, r min होगा a माइनस बी, और I max बाय I min क्या होगा भाई? अभी तुमको पीछे बताया कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो I max बाय I min इज R max बाय R min का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर बाय a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर एक मिनट इसको छोड़ दो, ये फॉर्मूला में तुम्हें जो मैंने सिंबल्स लिए हैं उसकी टर्म से बताता हूँ। यार इंटेंसिटी की रेशियो क्या होगी? ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है लिखने के लिए। इंटेंसिटी, दोनों की इंटेंसिटी की रेशियो क्या होगी? a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, वो तो तुमको पता ही है, लेकिन पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, अच्छा ये जो स्लिट्स हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये जो स्लिट्स हैं इसकी विड्थ है, इसकी विड्थ है W1 और इस स्लिट की विड्थ है W2। तो ऑब्वियसली इन स्लिट से ही तो लाइट आ रही है, तो स्लिट की विड्थ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा लाइट आएगी, राइट? तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ W1 by W2 इज I1 by I2 विच इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, नहीं अभी और भी हैं, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के। अब हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन के सेंटर से पहला ब्राइट फ्रिंज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, स्क्रीन के सेंटर से कितनी दूरी पर है? इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है। ठीक है, समझ गए? लैम्डा क्या है? लाइट की वेवलेंथ। कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, दिस इज कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी है दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, राइट? तो जो सेंटर से, जैसे सेंटर से यहां पे nth ब्राइट बैंड बन रहा है, तो ये डिस्टेंस nth ब्राइट बैंड का सेंटर से डिस्टेंस, फ्रिंज भी बोल सकते हैं, बैंड भी बोल सकते हैं, n लैम्डा डी बाई डी होता है, और डार्क का इतना होता है 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d। डेरिवेशंस हैं इसके, लास्ट ईयर तक तो थे, इस साल तो सिलेबस में नहीं है, बड़ा आसान हो गया तुम्हारा सिलेबस इस पर, तो मेरे को फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, n की जगह यहाँ पे 0 1 2 3 पुट कर सकते हो। कुछ बुक्स में तुमको 2n प्लस 1 की जगह 2n माइनस 1 भी मिलेगा। ऑड नंबर को 2n प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ऑड नंबर को 2n माइनस 1 भी लिख सकते हैं। 2n प्लस 1 लिखते हो तो n को 0 से शुरू करना, 2n माइनस 1 लिखते हो तो n को 1 से शुरू करना, ऐसा मत सोचना वो अलग फॉर्मूला। ठीक है, लीनियर विड्थ ऑफ ईच फ्रिंज, हर एक फ्रिंज की जो विड्थ है, लीनियर विड्थ, वो कितनी है? अरे भाई कितना कितना चौड़ा है एक फ्रिंज, चाहे वो लाइट हो चाहे डार्क हो, दैट इज लैम्डा डी बाई डी। और क्योंकि लैम्डा जो है वो मीडियम में चेंज हो जाता है, लीनियर विड्थ को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीटा, दिस इज बीटा, एंड बीटा इन एनी मीडियम, बीटा अगर तुम एज इट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एपरेटस उठा के किसी मीडियम में डाल दोगे तो बीटा ये हो जाएगा, कैसे? लैम्डा बदलेगा, डी और डी तो नहीं बदलेंगे, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? दिस, है ना? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है मीडियम का, तो लैम्डा मीडियम में कितना होता है? भूल गए सर हम, म्यू होता है लैम्डा बाय लैम्डा एम, है ना? तो लैम्डा एम कितना हुआ? लैम्डा बाय म्यू, तो लैम्डा बाय म्यू डाला, लेकिन लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी तो बीटा है, सो बीटा इन द मीडियम, बीटा इन द मीडियम इज बीटा बाय म्यू। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। एंगुलर विड्थ ऑफ ईच फ्रिंज, एंगुलर विड्थ क्या होती है बेटा? एंगुलर विड्थ होती है लैम्डा बाय स्मॉल डी या बीटा बाय कैपिटल डी। थोड़ा सा समझाऊं आपको, जैसे ये है कोई भी फ्रिंज, है ना, ये है उसका स्क्रीन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। एक मिनट, दिमाग में फॉर्मूला बिठाना जरूरी है। जैसे ये है एक
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एपरेटस, और यहाँ पे अपना कोई भी nth बैंड है, ठीक। तो इसका ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से nth बैंड का, ये है हमारा yn, है ना, और ये है d, ये है d। इन दोनों एंगल्स को ऑलमोस्ट अगर हम सेम मान लें तो इस ट्राइंगल में, चाहे आप ये वाला ट्राइंगल बोल लो, मैं बोल रहा हूँ ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है ना, इसको तो आप छोड़ ही दो, आप ये समझ लो कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो बिल्कुल सेम है। तो इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, सो दिस एंगल थीटा विल बी व्हाट, y/d, है ना, y/d, tan थीटा होगा y/d, बट ये बहुत स्मॉल एंगल है तो स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा और थीटा बराबर होते हैं। सो दिस इज yn/d, दिस थीटा इज yn/d, है ना। सो दैट इज एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, लीनियर पोजीशन मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एंगुलर पोजीशन मतलब ये वाला जो एंगल है उसका। अब अगला ब्राइट फ्रिंज होगा तो ऑब्वियसली उसका एंगल ज्यादा होगा। सो एंगुलर पोजीशन थीटा n किसी भी फ्रिंज की इज yn/d, ठीक है। एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला भी लिख लो अगर यहां पे नहीं लिखा हुआ तो, ठीक। और एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ का मतलब क्या है, जैसे कि जैसे ये है फ्रिंज, है ना, यहां से लेकर यहां तक फ्रिंज है, तो यहां से लाइट आ रही है, ये एक स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, सेंटर से पकड़ लो, मैंने बोला ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इग्नोर कर दो। तो ये आया उस फ्रिंज के लोअर पार्ट पे, ये लाइट आई उस फ्रिंज के जहां मतलब जहां से वो फ्रिंज शुरू हो रहा है ये लाइट आई, जहां पे वो फ्रिंज खत्म हो रहा है ये लाइट आई। सो दिस इज कॉल्ड द एंगुलर विड्थ। अच्छा, ये मान लो एक nth ब्राइट फ्रिंज है, तो ये यहां पे इससे पहले कौन सा होगा, ये वाला कौन सा होगा, ये होगा nth डार्क फ्रिंज, और इसके अगला वाला क्या होगा, n+1th डार्क फ्रिंज, है ना। समझ में आई बात। अगर ये nth लाइट फ्रिंज है तो इससे पहले तो डार्क होगा, कौन सा होगा, nth डार्क, और इसके बाद जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा n+1th डार्क। तो हम ये कैसे निकाले, इसमें से ये माइनस करके, यानी ये nth डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस है ना, तो n+1th डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस क्या होगा, इसमें n+1 डालो, वो वैल्यू माइनस ये करके आ जाती है ये चीज, राइट, दैट इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। वो आएगा डिफरेंस ये, ठीक, ओके। तो अगर मुझे ये लीनियर विड्थ चाहिए तो मुझे इस वाले एंगल में से इस वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो θn+1 में से θn सब्ट्रैक्ट करोगे yn की वैल्यू डाल के, तो ये आ जाएगा। जस्ट आइडिया दे रहा हूं, वरना तो ये फॉर्मूले का वीडियो है तो अपने को फॉर्मूले याद रखने से था, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में ये पैटर्न बनता है, आपको पता ही होगा, जिसमें सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ डबल होता है, बाकी सबका उससे हाफ होता है, ठीक। एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, एंगुलर पोजीशन में बता दिया, nth डार्क फ्रिंज कहां पर है, n λ/a पे। a जो है वो इस स्लिट की विड्थ है, सिंगल स्लिट वाले के अंदर जो हमारी ये स्लिट है a, वो इसकी विड्थ है, लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है, nth पोजीशन पे। जैसे आपको निकालना है कि ये है हमारा ये वाली स्लिट है, ठीक है, यहां पे हमारा एक nth लाइट फ्रिंज है ना। तो इसकी एंगुलर पोजीशन मतलब ये एंगल थीटा। पहला अगर ये लाइट फ्रिंज है, दूसरा तीसरा, सॉरी डार्क, नॉट द लाइट, डार्क, पहला डार्क, दूसरा डार्क, तीसरा डार्क, चौथे डार्क फ्रिंज का आप ये एंगल निकालना चाहते हो तो आप n को 4 डाल दो, पांचवे का निकालना चाहते हो n को 5 डाल दो, ठीक है। अच्छा, लीनियर पोजीशन मतलब ये कैसे निकालोगे, तो दिस बाय दिस इज d, है ना। तो दिस बाय दिस इज tan थीटा, बट स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा और थीटा बराबर हैं, तो yn आ जाएगा θn इंटू d, yn आ जाएगा θn इंटू d, तो θn की वैल्यू डाल दी। सो दिस इज द लीनियर पोजीशन। इसी तरीके से लाइट फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन ये होती है, लीनियर पोजीशन ये होती है, और विड्थ कैसे आएगी, ऑब्वियसली yn+1 माइनस yn करके वो ये होगी, और एंगुलर विड्थ कैसे आएगी, θn+1 माइनस θn करके वो ये होगी। आप देख रहे हो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो बाकियों से ब्रॉड होता है, डबल विड्थ का होता है, तो जो बाकियों की विड्थ आई यानी λ/d विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा उसका डबल होगी, और एंगुलर विड्थ भी डबल होगी। 2 नहीं लगाया ना मैंने, λ/a है ना,
तो एंगुलर विड्थ होगी 2 लैम्डा बाय, इसको करेक्ट कर लेना। तो कहीं पर भी लीनियर विड्थ जो है वो एंगुलर विड्थ इंटू डी कर देना है आपको किसी भी फॉर्मूले में। लीनियर विड्थ इक्वल टू एंगुलर विड्थ इंटू डी, डी मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, है ना, समझा दिया ना मैंने। चलो एक बार और, चलते चलते एक बार और, ये है लीनियर पोजीशन yn, ये है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस d, ये है इसकी एंगुलर पोजीशन थीटा n। सो व्हाट इज थीटा n? थीटा n इज yn बाय d बाय tan थीटा, tan थीटा में tan इग्नोर कर दिया, yn इज थीटा n इंटू डी। बस यहीं से लीनियर पोजीशन इक्वल टू एंगुलर पोजीशन इंटू डी एक चलता आ रहा है साथ में, तो विड्थ में भी वो d रहेगा। जब आप yn+1 माइनस yn करोगे तो थीटा n+1 माइनस थीटा n, और साथ में एक d चलता रहेगा, यानी कि लीनियर विड्थ इक्वल टू एंगुलर विड्थ इंटू डी और लीनियर पोजीशन इक्वल टू एंगुलर पोजीशन इंटू डी। यही फॉर्मूले हैं इसके अंदर। बाकी सारे फॉर्मूले जो हैं वो आगे पोलराइजेशन के थे, वो डिलीट हो गए हैं सिलेबस से। सबसे पहले है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसके फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला है बच्चों प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में यह कहा गया है कि लाइट जो है वो वेव नेचर नहीं है, उसका पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल नेचर है तो लाइट किन पार्टिकल से बनी है? तो लाइट बनी है फोटोन से, और हर एक फोटोन की जो एनर्जी है वो होती है एच न्यू। एच वी नहीं है, ये एच न्यू है, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट्स के फोटॉन्स की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। केमिस्ट्री में भी पढ़ते आए हो, फिजिक्स में भी पहले पढ़ते आए हो, तो आपको पता ही होगा। ठीक, ओके, अब बात करते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। जानते होंगे आप कि अगर देखो फॉर्मूले रिवाइज करने आए हो तो मैं फॉर्मूले वाला वीडियो यही सोच के बनाता हूं कि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको पता है। क्योंकि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आपको कई जगह पे कंफ्यूजन होगी, फिर इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। तो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप जानते होंगे कि जब एक फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस पे लाइट फॉल करती है तो ये फोटॉन्स अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं मेटल सरफेस से। तो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के लिए चाहिए उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, और वो होता है h इंटू न्यू नॉट, है ना। क्योंकि जो एनर्जी है फोटोन की वो तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, राइट। तो कम से कम देखो, अब कम से कम कुछ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को। मान लो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, ठीक। तो वो उसको कहां से मिल रही है? फोटोन से। लेकिन फोटोन की एनर्जी में h तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली फोटोन की सारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी कि कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी हो कि फोटोन की जो एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, उसी से तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। सो दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन इज h इंटू न्यू नॉट। अच्छा, अगर आप इससे ज्यादा एनर्जी देते हो, अगर आपने जो मेटल सरफेस को एनर्जी दी वो इससे ज्यादा दी, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा उसके पास एनर्जी कुछ बच जाएगी। बची हुई एनर्जी को वो अपनी काइनेटिक एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेगा। तो आपने उसको एनर्जी दी h न्यू, W नॉट यूज करके वो बाहर आ गया, बाकी बची हुई एनर्जी को उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज कर लिया, काइनेटिक एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर लिया। मैक्स इसलिए लिखा है क्योंकि बची हुई अगर सारी एनर्जी को वो एज अ काइनेटिक एनर्जी यूज करेगा तो ऑब्वियसली दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी, है ना। उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसी और इलेक्ट्रॉन की हो ही नहीं सकती उस केस में, क्योंकि एनर्जी बची ही नहीं, राइट। और आप जानते हो के ही होता है हाफ mv², तो वो लिख दिया हमने यहाँ पे, W नॉट की जगह h न्यू नॉट लिख दिया। ये इसकी वेरियस फॉर्म्स हैं, राइट। न्यू फ्रीक्वेंसी आप जानते हो c/λ होता है, तो न्यू नॉट की जगह c/λ नॉट लिख दिया। लैम्डा नॉट आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गई, ये इधर आया कॉमन ले लिया, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अच्छा, फिर होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एक मेटल प्लेट की तरफ आ रहा है तो मेटल प्लेट का कितना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो उस इलेक्ट्रॉन को रोक दे, दैट इज V नॉट विच इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल।
तो अगर V नॉट प्लेट का पोटेंशियल है तो वो इलेक्ट्रॉन पे कितनी एनर्जी लगाएगा? भाई एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी, इलेक्ट्रॉन का Q है E, तो E इंटू वी नॉट एनर्जी लगाएगा। दैट मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, तभी तो उसको रोक पाएगा। तो इसकी जगह ये भी रख सकते हैं हम, तो एक और फॉर्म है ये इसी इक्वेशन की। ठीक है, समझ गए? ओके। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, अच्छा हेडिंग आगे डाल दी, यहां से शुरू हो। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली ने कहा था कि भाई जो डुअल नेचर है वो सिर्फ लाइट पर ही या वेव पर ही एप्लीकेबल नहीं है, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट इज अ वेव। और उसका उसने फॉर्मूला दिया था कि हर एक मूविंग चीज, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो, वो एक वेव नेचर पजेस करती है, और उसकी वेव की वेवलेंथ होती है h/mv, where m is the mass of the body and v is the velocity of the body, and this wave associated with the moving body is called de Broglie wave और मैटर वेव। ठीक है, तो एक तो ये लैम्डा का फॉर्मूला हो गया h/mv, mv आप जानते हो कि p होता है, तो h/p भी लिख सकते हैं ना, मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम होता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम होता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सर ये फॉर्मूला तो सुना ही नहीं, तो ये जुगाड़ू फॉर्मूला है, सुनोगे भी कैसे अगर नहीं सुना है तो अच्छी बात। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, यहां से 2 से 2 हम काट दें तो यहां पे बचेगा √m² v स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा, बचेगा एम वी। अबे रूट के बाहर आ गया भाई, रूट क्या कर रहा है अब, क्या बचेगा एम वी विच इज पी, है ना। तो मोमेंटम को ऐसे लिखा जा सकता है 2m√ke, राइट। अच्छा, और अब एक फॉर्मूला ये हो गया, और के आप जानते हो QV होता है, अभी पीछे हमने लिखा तो उसकी जगह हमने QV रख दिया, तो ये भी हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि एक Q चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड लैम्डा है वो निकालो, तो आप यहां से निकाल लेना, m की जगह पार्टिकल का मास रख देना, राइट। और अगर वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज रख दिया। So finally we will get this very important formula, lambda is 12.27 by √v, v is the potential जिससे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, v पोटेंशियल डिफरेंस में लगा के इलेक्ट्रॉन चल दिया, जब इलेक्ट्रॉन चल दिया तो उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ कितनी होगी 12.27 by √v एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, रिवाइज कराते जाते बीच बीच में जिनको नहीं पता, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये फॉर्मूले थे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एटम्स की। तो एटम्स के सारे फॉर्मूले ये लो। एटम्स के अंदर जो मेनली फॉर्मूला है वो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, जिससे खूब भर भर के न्यूमेरिकल आता है। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के फॉर्मूले डायरेक्ट बताने की बजाय मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया भी दूंगा कि ये फॉर्मूले कहां से डिराइव हुए। पहला है mv²/r इक्वल टू kZe²/r²। बोहर बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, m मास का इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी से घूम रहा है r रेडियस के पाथ में, तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए घूमने के लिए, यानी mv²/r, दैट इज इक्वल टू व्हाट, कूलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कूलम लॉ क्या होता है, k यानी कि 1/4πε0, q1 यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज, z इंटू ई, कैसे z होता है बच्चों इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, है ना। तो z मतलब इसमें z प्रोटॉन्स होंगे, और एक प्रोटॉन पे वही चार्ज होता है जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो हम बोल सकते हैं ना इस न्यूक्लियस का चार्ज z ही है और इलेक्ट्रॉन का e है, डिवाइडेड बाय r²। यहां से r कट गया, तो यहां पर आपको एक इक्वेशन मिलेगी। ये एक तो ये इक्वेशन यूज करी गई है आगे के सारे फॉर्मूले डिराइव करने के लिए। डेरिवेशन का ये वीडियो नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी। और दूसरी यूज करी गई है mvr इक्वल टू nh/2π, यानी कि बोहर ने कहा था केवल वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी mvr h/2π का कोई मल्टीपल हो, राइट। इन दोनों को यूज करके ये सारे डिराइव करे गए हैं सिंपल सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से।
तो सबसे पहले आया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, इसको याद रखो 2 पाई के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z मतलब एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का जिसके एटम की बात हो रही है, e मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, n मतलब कौन से ऑर्बिट का रेडियस निकाल रहे हैं, इस एटम के कौन से ऑर्बिट का रेडियस निकाल रहे हैं, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, h प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसमें अगर हम सब कुछ सॉल्व कर दें, z को 1 रख दें, n को 1 रख दें, यानी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है c/137 वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला इन दिस वे कि आप z और n तो 1 ही है, तो उसको आप वापस यहां रख के इसको ऐसे रख दो, है ना। c की वेलोसिटी आपको याद है, c की वेलोसिटी नहीं, लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो वो यहां पे पुट कर देना, z को पुट कर देना, n को पुट कर देना। तो किसी भी एलिमेंट के, पहली बात तो है बोर्स एटॉमिक थ्योरी एप्लीकेबल ही 4 स्पीशीज पर है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, H+ पे, He2+ पे, लिथियम 3+ पे, बेरिलियम 4+ पे, और तो किसी पे एप्लीकेबल ही नहीं है। तो Z विल बी आइदर 1, 2, 3 और 4, है ना। तो उनके किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऐसे निकाली जा सकती है। फिर इसको, इस फॉर्मूले को इनमें से किसी में एक सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास R का फॉर्मूला आ गया। आप लिख लो, इसमें सारे पैरामीटर्स आपको क्लियर होने चाहिए। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे वही हैं जो ऊपर बता दिए थे, ठीक है, मास भी बता दिया था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, हाफ mv², mv² ये रहा kz⁴/r, तो वो उसी का हाफ कर दिया, तो kz⁴/2r। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r। तो q1 इज न्यूक्लियस का चार्ज Ze, q2 इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e/r, तो kZe × -e/r kze²/r। टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों सेम ही है, यहाँ हाफ है वहां -1 है, तो -½ हो जाएगा, ठीक है, ये -1/2। अब आप ये देखो कि अगर आप E ले लो, इसको E, क्योंकि छोटे में लिखें kZe²/r, ये सब में है ना। आप इस टर्म को कोई सिंबल दे दो, जैसे हमने E दे दिया। तो सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला था, वो दिस डिवाइडेड बाय 2 था, तो काइनेटिक एनर्जी इज, सॉरी दोबारा क्यों लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी इज +E/2। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, इसके साथ था -1, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई -E, और टोटल एनर्जी क्या आया, इसी के साथ -½ तो टोटल एनर्जी हो गई -E/2। तो अगर आपको एक दी हो, वहां से E की वैल्यू निकाल के आप बाकी एनर्जीज निकाल सकते हो, ठीक। फिर टोटल एनर्जी में R का वो फॉर्मूला पुट किया जो अभी हमने पीछे देखा, ये, तो हमें मिलेगी टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, ये पूरा सारी टर्म्स आपको पता है, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करें तो En लिख लेते हैं हम इसको कि एनर्जी इन nth ऑर्बिट वी विल गेट -13.6 बाय n² इंटू z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये शॉर्ट में आप याद रख सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, किसी भी एलिमेंट में, z को 1 रखा, 2 रखा, कि लिथियम है या बेरिलियम है या हीलियम है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, राइट। अच्छा, बोर ने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करता है फोटोन की फॉर्म में, तो वो लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, और जब हायर से वापस आता है लोअर में, तो वही एनर्जी को वो लूज कर देता है, फोटॉन्स इजेक्ट कर देता है। तो यहां पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट n2 से लोअर स्टेट n1 पे वापस आता है, तो वो कितनी वेवलेंथ का फोटोन एमिट करता है, इतनी। यहां पे R एक कांस्टेंट है जो ये है, जिसकी वैल्यू, जिसको राइडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू आएगी 109,733 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये तो ये वैल्यू आप यहां पे रख सकते हो। सेंटीमीटर में आपको लैम्डा मिल जाएगा, आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, किसी में भी कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में आपको लैम्डा मिल जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन n2 स्टेट से n1 स्टेट पे वापस आता है तो कितनी वेवलेंथ का फोटोन वो एमिट करता है, राइट। तो ये थे एटम्स के फॉर्मूले, इनको पढ़ लेना अच्छे से, आपको बता ही दिया, लिंक दे दिया है फॉर्मूला शीट का, उसको डाउनलोड कर लो, राइट। तो शुरू करते हैं न्यूक्लियाई के फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला है रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस का जो रेडियस है आर वो होता है आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। ए तो हो गया मास नंबर और आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.2 फेम्टोमीटर। और फेम्टोमीटर को नहीं बोलते हैं, मतलब 10 की पावर -15 को फेम्टोमीटर बोलते हैं, राइट। तो फेम्टोमीटर मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो वॉल्यूम न्यूक्लियस को स्फेरिकल माना, न्यूक्लियस का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, आर की ये वैल्यू रखी, ये आ गया, ठीक है। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या हो गई, मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इनको डिवाइड किया, ए से ए कट गया, सो ये आ गई हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला। बट इसमें सब कुछ ही कांस्टेंट है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो आंसर आता है 2.30 इंटू 10⁻17 kg per meter cube, which is very high। तो न्यूक्लियर मैटर इज वेरी डेंस। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में आपने पढ़ा होगा कि जब भी एक न्यूक्लियस बनता है तो जो न्यूक्लियस फॉर्म होता है उसका मास वो सारे न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिनसे मिलके वो बना है, इनसे मिलके ये न्यूक्लियस बना है। तो न्यूक्लियस का मास कम होता है, इनका टोटल मास ज्यादा होता है, यानी कि जब न्यूक्लियस बनता है तो मास डिस्ट्रॉय होता है, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जो मास डिस्ट्रॉय होता है उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो अगर एक हमारे पास न्यूक्लियस है जो Z प्रोटॉन से बना है, यानी उसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, तो उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, उसमें न्यूट्रॉन्स हो गए A-Z। अगर एक प्रोटॉन का मास हम मान लें mp, एक न्यूट्रॉन का मास मान ले mn, और जो न्यूक्लियस बना है उसका मास मान ले M, तो मास डिफेक्ट क्या हो गया, मास डिफेक्ट हो गया Z इंटू mp, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इंटू प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हो गया टोटल मास बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। फिर इसमें से जो न्यूक्लियस बना है उसका मास माइनस कर दिया, सो दिस विल गिव यू द मास विच इज डिस्ट्रॉयड, राइट। फिर तुम इसको, ये AMU में होगा, 1 AMU इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg, उससे इसको kg में कन्वर्ट करके c² की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको एनर्जी मिल जाएगी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है जब इतना मास डिस्ट्रॉय हुआ है। बट इसी को करने का एक छोटा मेथड भी है, क्योंकि जब हमको हर बार 1.67 इंटू 10⁻27 से मल्टीप्लाई करना और हर बार c² से मल्टीप्लाई करना ही है, तो हम क्यों ना पहले ही करके रख लें। तो हमने पहले ही करके रख लिया है आंसर, चीटिंग कर लिया हमने, चीटिंग पहले ही हमने करके रख लिया है कि डेल्टा एम की हमारी जो वैल्यू है ना AMU में, आप उसको सीधा 931 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। फिर हम निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जिसको जो है बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर दो, तो दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। देयर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, डेल्टा एम को अगर मास नंबर से डिवाइड कर दो, सो दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये थे फॉर्मूले बच्चों, फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।